हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एक वेक्टर फॉर्म क्यों लिखा जाता है और कैसे लिखते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपना पहले, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लिखें और अगर वो लिखा हुआ आता है कि F इज इक्वल टू 2I कैप, तो F इज इक्वल टू 2I कैप होने का मतलब क्या है कि ये डेफिनेट फोर्स है और वो कहां पर लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है ये फोर्स, और वो कितने न्यूटन का है, 2 न्यूटन का फोर्स है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी जगह पर जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू -2I कैप, मतलब अगर उस पर फोर्स लग रहा होता है F इज इक्वल टू -2I कैप, तो -2I कैप का मतलब क्या होता कि फोर्स लगता लेकिन वो कहां पर लग रहा होता, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा होता। ठीक है, तो जो फोर्स है वो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता होगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ भी और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम इसमें पूरे फोर्स को लिखते समय हम क्या लिखते हैं, 2 और I कैप, मतलब एक तो लिखा हमने उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या लिखा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 2I कैप और -2I कैप। तो क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, देखिएगा जरा सब लोग। अगर हम F की वैल्यू लिखें, अगर हम F की वैल्यू लिखें, फोर्स की वैल्यू लिखें, और वो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फोर्स भी है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने इसको ऐसा लिखा और हमने बोलते हैं कि इसका हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, कौन सा फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो अब आप इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, F Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, इसका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपको इसकी डायरेक्शन भी लिखना है, तो जब डायरेक्शन लिखोगे तो साथ में इसकी डायरेक्शन लिखने के लिए अगर आप x एक्सिस लिखते हैं तो I कैप लिख दो, y एक्सिस लिखते हैं तो j कैप लिख दो, z एक्सिस लिखते हैं तो k कैप लिख दो, ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहाँ पर ना तो हमें x एक्सिस दिख रहा ना एक y एक्सिस दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे अगर हम इसमें मान लो सबसे पहले इस वाले केस को देखें तो प्लस Q1 है, तो प्लस Q1 ने क्या किया होगा, इसको Q2 को रिपल किया होगा। तो दिस इज द फोर्स, फोर्स किसका, फर्स्ट चार्ज का, किस पर, सेकंड पर। तो क्या लिखोगे इसको F12। यहाँ पर Q2 को लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, तो फोर्स क्या लिखा जाएगा, फोर्स आप लिखोगे F, फोर्स ऑफ किसका है, फोर्स ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट। तो F21 लिख देंगे हम इसको, तो फोर्स सेकंड का है और किस पर लगा रहे हैं, फर्स्ट वाले पे लगा रहे हैं, तो F21 लिखा जा सकता है। अब अगर इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जैसे अगर हम आपसे पूछे अगर इस कंडीशन में m1 m2 होता और इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर आप क्या लिखते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन तो लिखनी है। तो हम इस वाले वेक्टर के लिए, फर्स्ट वाले के लिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, इसको रेफरेंस मान लेते हैं और बोल देते हैं कि जो डायरेक्शन है वो किधर पर है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। कौन से के लिए, Q1 वेक्टर के लिए। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए अगर हम बना दें यहाँ से डायरेक्शन, तो क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर आप लिखोगे R21। तो R21 क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, सेकंड से फर्स्ट की तरफ हो गई। ठीक है ना, मतलब अगर आप R12 लिख रहे हो तो R12 किस डायरेक्शन को बता रहा है, फर्स्ट से सेकंड, और R21 लिख रहे हो तो किसको बता रहा है, सेकंड से फर्स्ट के लिए बता रहा है। अब अगर आप इस तरह से लिखते हो तो इसमें भैया एक R कैप आप लिख सकते हो। अब R कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर आप लोगों को ध्यान आता है कैसे पढ़ा था अपन ने उसमें, तो वो देख लो जरा। यूनिट वेक्टर अगर हमने पढ़ा है तो आपको ध्यान आता होगा, पिछले साल अपन लोगों ने पढ़ा था वेक्टर। तो वेक्टर में दो चीजें होती थी, एक तो होता था क्या, एक होता था उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता था, उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मतलब अगर हम क्या बोले कि अगर कंप्लीट वेक्टर को हम ऐसे लिखते थे तो उसके मैग्नीट्यूड को टेल पोर्शन से रिप्रेजेंट करते थे और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैप से। तो जो कंप्लीट वेक्टर होता होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे, मॉड्यूलस से, और जो डायरेक्शन होगी उसको किससे डिनोट करोगे, कैप से। तो अगर आपने कंप्लीट कैप लिखा, कंप्लीट कैप लिख दिया, तो कंप्लीट कैप किस तरह से लिखाएगा, कंप्लीट कैप होगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर
अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, यही होगा ना। तो ए कैप बराबर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको इस तरीके से, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो फोर्स लिखा था वो F इज इक्वल टू कितना लिखा था, Gm1 m2 by r स्क्वायर। तो इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, इसको इस तरह से r कैप लिख सकते हो। r कैप में फिर आपको बताओगे कि ये कौन सा फोर्स है और किस फोर्स की डायरेक्शन में है। ठीक है ना। और अगर कैप हटाओगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर और अपॉन में उसका पूरा मैग्नीट्यूड। तो ये इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। तो ए कैप बराबर कितना होता है, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसी को हम पूरा वेक्टर फॉर्म में अब लिखेंगे। चलिए, तो अगर पूरा वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, कैसे लिखना चाहिए देखिएगा। हम लिख रहे हैं फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज, force of first charge on second। फर्स्ट चार्ज का फोर्स सेकंड पर, तो फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट चार्ज का फोर्स है तो वो कौन सा होगा, F12 फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑन सेकंड। और फिर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस फोर्स का ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका वेक्टर, कंप्लीट क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ये वाला कौन सा, R12। तो इसमें आपको क्या लिखना चाहिए, R12 कैप, ये लिखा जाएगा R12 कैप। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इसी को आप और चाहो तो कैसा लिख सकते हो, F12, इसी को लिखा जा सकता है F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 इनटू R12। ये लिखोगे ना, R12 को अगर अपन इसको यहाँ पर क्या लिख दिया, एक वेक्टर और लिख दिया, तो यहां पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहां आएगा ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा R3। तो हम इसके दोनों तरीके जो हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम लिखें फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज, क्या लिखा जाए, फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज। फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे यहां पर फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट। तो फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट अगर अपन लिखें तो अब इस कंडीशन में क्या लिखना चाहिए, सेकंड चार्ज का फोर्स फर्स्ट पर, तो यहां लिखा जाएगा F21। और जो F21 वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बार क्या लिखोगे, Q1 Q2 बाय Q1 Q2। तो F21 की अगर वैल्यू लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे Q1 Q2, तो क्या लिखा जाए यहाँ पर देखिएगा जरा। अब इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होगी वो F21 से चलेगी। तो F21 फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, R21। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, R21 वेक्टर। और इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये था भैया R स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा R³ इंटू R वेक्टर 21। ठीक है। तो आपके ये सेकंड इक्वेशन नंबर हो गया, थर्ड ये इक्वेशन नंबर हो गया कौन सा, फोर्थ इक्वेशन हो गया। क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर अपन देखें तो, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस R12 कैप इज इक्वल टू
माइनस ऑफ R21 कैप, या फिर आप यहाँ पर लिखो R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। ये कंडीशन है थर्ड इक्वेशन में। R21 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, माइनस R12 क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बस अपोजिट है। तो देयरफॉर पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में अगर अपन इसकी वैल्यू रखी और F21 अगर हमने लिखा तो ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R21 की जगह कितना लिखेंगे R12, और R12 कैप लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे आगे माइनस साइन लिखेंगे। अब अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12, तो ये इस पूरी की वैल्यू की जगह कितना लिख सकते हैं F12। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F21 की वैल्यू बराबर आएगी माइनस ऑफ F12, जो कि F21 बराबर है माइनस ऑफ F12। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ थर्ड लॉ वैलिड है। कौन सा लॉ वैलिड हो रहा है यहाँ पर, थर्ड लॉ, या न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। मतलब ये F12 या F21 है, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, मतलब दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन अकेली अलग अलग है। देख लीजिए।